हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 8 में महिलाएं, जाति एवं इसमें सुधार, इनकी स्थिति में कैसे सुधार हुआ, क्या सुधार हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले जो बच्चे थे उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल जो मध्यवर्गीय परिवार हैं, ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारे लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं। मध्यवर्गीय परिवार के भी लोग वर्तमान समय में बड़ी होने पे उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में भी जाती हैं। वो विभिन्न प्रकार की नौकरियां भी कर रही हैं। कानून शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है। नाबालिग रहते उनकी शादी नहीं कर सकता है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति, वो किसी भी समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं, लेकिन कर सकती हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं और कम मिलते हैं या फिर मिलते ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे कि लड़कियां अपने इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती हैं, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या फिर मध्यम वर्ग का। आगे दिया है कि 200 साल पहले हालात तो इससे भी बहुत खराब थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे और रखते भी थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही क्या करें, स्वेच्छा से जल जाएं, सती हो जाएं उनके साथ, उनके शव के साथ। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार भी दी जाती थी। कुछ महिलाएं नहीं जलना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उनको सती कह करके, उनकी महिमा मंडल कर करके, चढ़ा बढ़ा करके उनको जला दिया जाता था चिता पे। सती शब्द का अर्थ ही है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे, कुछ अधिकार नहीं थे उनको संपत्ति में। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच भी नहीं थी ज्यादा पहले, वर्तमान समय के पहले। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी, इसलिए और स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। और देखिए यहाँ पे ये दिया गया सती प्रथा, करते हुए एक महिला को जलाया जा रहा है इसमें। तो ये उसका चित्र है। ये है सती बाल्थाज स्टालिन द्वारा बनाए गए चित्र है। इसमें भारत आने वाले जो यूरोपीय चित्रकार थे, ये ऐसे सामाजिक बर्बरताओं को देखते थे भारत में और उनको चित्रित भी करते थे। तो वो इसी का चित्र है। आगे के समाज में सिर्फ जो स्त्री और पुरुष के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इनमें इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार व महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, इनका स्थान आता था निचले क्रम पे। इससे नीचे काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। और इस श्रेणी क्रम के सबसे निचली पायदान पे ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी, ऐसे काम धंधे करते थे जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। इस प्रकार के वह कार्य करते थे, तो इन्हें अछूत मानते थे। उच्च जाति वाले लोग इनको अछूत, इनको छूते भी नहीं थे। न कहीं इनको तालाब में, मंदिर में छूने को या वहां के पानी को लेने की इजाजत थी। इनको नीच या अछूत माना जाता था। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले जो घाट या तालाब हुआ करते थे, वहां नहाने की छूट नहीं थी, न पानी निकाल के पीने की छूट थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था, जो अछूत लोग थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून, कुछ नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। तो ये बदलाव हम आगे देखेंगे कि इस दिशा में कौन कौन से बदलाव हुए अछूतों को लेकर, निम्न जातियों को लेकर और स्त्रियों को लेकर। देखिए यहाँ दिया है कि परिवर्तन की दिशा में कौन कौन से कदम उठे। इसमें है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें जो सामाजिक रीति रिवाज थे और मूल्य मान्यताओं, इन सबसे संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। और इसकी एक अहम वजह यह भी थी कि संचार के नए तरीके, यानी संचार के धीरे धीरे साधन, नए तरीके के आविष्कार हुए, विकास हुए। और पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं भी छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, सस्ती भी थी, जल्दी छपाई हो जाती थी, बहुत अधिक जनसंख्या तक इसको प्रसारित भी किया जा सकता था।
लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। इनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख भी सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में देखें तो तमाम तरह की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पे पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी। चर्चाएँ आम जनता तक पहुँच सकती थी, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्राह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन भी बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। जो पुराने रीति रिवाज या बर्बरतापूर्ण समाज में रह रहे हैं उन विचारों को छोड़ें, उन ढंगों को छोड़ें और जो नवाचार हो रहा है या फिर नए विचारों को वो ग्रहण करें। ये देखिए, ये चित्र है राजा राम मोहन राय का। ये रेम्ब्रांट पील चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है इनका। देखिए, जो ये भी बहुत बड़े सुधारक रहे हैं भारतीय समाज के। राजा राम मोहन राय ये देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार कर किए हैं और ये पश्चिमी शिक्षा के पाश्चात्य सभ्यता के भी समर्थक रहे हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार पे जोर दिया। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध के रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इन्होंने विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कैसे की? देखिए, राजा राम मोहन राय इस बात से बहुत दुखी थे कि जो विधवा औरतें हैं उनको अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। ये राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता भी थे। इन्होंने ये सिद्ध करने का किया है कि ग्रंथों में विधवाओं को कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में हमने पढ़ा था कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा रिवाज थे, इसकी आलोचना भी करने लगे थे, बहुत आलोचना किया। और राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ही 1829 में ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब जो विधवाएं हैं उनको जलाया सती नहीं किया जाएगा। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई थी उसके बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। बाद में जो भी और सुधारक आए उनके पक्षधर आए उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। तो ऐसे श्लोक लेकर वो लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाते थे। उसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। देखिए, यहाँ पे दिया है कुंडों पे झूलने का त्योहार, ये एक चित्र है। इसमें दिया है कि यहाँ पे इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना भी की गई। आगे है, यहाँ पे दिया है कि पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांट देते हैं, यानी ये सती प्रथा का एक स्रोत है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को व्यक्त किया है कि इन्होंने कहा है कि कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण है। सती समर्थक जो थे वो कहते थे कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार हैं, कम समझ है, नासमझ है, बिना दृढ़ संकल्प वाली होती हैं, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगते हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं ताकि उसे से भाग के निकल ना पाए और उसी में वो जले। जो इसके विरोधी थे वे कहते हैं कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया है।
कि वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके साबित कर सके कि वो क्या कर सकती हैं। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई की चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अच्छा मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? आइए हम देखते हैं। तो ये इसमें दिखाया गया है, जो विरोधी हैं वो महिलाओं के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, जो उसके समर्थक है वो सोचते हैं नहीं, विधवा होने के बाद महिलाओं को उनके पति के शव के साथ ही बांध के जला दिया जाना चाहिए। आगे इसमें बहुत सारे और सुधारक आए, जैसे इसमें दिया है कि प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया है। ये भी समर्थक थे कि जो अब विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह हो सकता है। अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, उनके विचारों का, जो विरोधी थे विधवा विवाह के। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया और लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाले विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं जाता था और इस तरह रूढ़िवादी तबके इस कानून का विरोध कर रहे थे कि विधवाओं का विवाह नहीं होना चाहिए। अब यदि सती नहीं हो रही फिर भी उन्हें आजीवन वैसी विधवा रह के अपना जीवन गुजर बसर करना चाहिए और उन्हें विधवा विवाह नहीं हो सकता, इसके खिलाफ थे। आगे है कि लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, ये एक समय आता है, उसके बाद कैसे? देखिए इसमें दिया है कि बहुत जो सुधारक थे उनको लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सबसे जरूरी है उनको शिक्षित करना। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के स्कूल भी खोले और 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था, तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे बहुत सारे लोगों को लगता था कि लड़कियां क्या है, बाहर निकलेंगी तो बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर में ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने तो बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में हमने रास सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था और वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए के टिमटिमाते लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। आगे कि 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में इन्होंने लड़कियों के विकास के लिए बहुत सारे स्कूल खोले। उत्तर भारत में देखें तो कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगे। उन्हें घर पे ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में जो महिलाएं थीं इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था उनको कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल ही कार्य करे, इसके बारे में ही पढ़े और धर्म के बारे में उसका ज्ञान ले, घरेलू कार्य काज कैसे संभाला जाता है इस सब के बारे में वो क्या करे, शिक्षा ग्रहण करे। ये जो चित्र है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ दिया है कि 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पे माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। वह हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहाँ वही शिक्षा दी जाए जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। यहाँ देखते हैं महिलाओं के बारे में, महिलाएं लिखने लगे। महिलाओं की स्थिति बारे में कुछ जो शिक्षित महिलाएं थी इनकी स्थिति के बारे में लिखती भी थी। देखिए 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत जो सारी मुस्लिम महिलाएं थी, महिलाओं ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका भी निभाई।
जैसे भोपाल में देखें तो भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और वो रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक भी थी। देखिए, उनका मानना था कि जो प्रत्येक धर्म है, प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा। प्रत्येक धर्म का, कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू धर्म हो, सबने या फिर ईसाई हो, सबने स्त्रियों को निचले दर्जे में ही स्थान दिया है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिका बन गई, बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पे अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पे ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित भी की, जिसमें उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की, जो जो उन्होंने फर्क देखे। ये चित्र है, देखिए, पंडित रमाबाई की। देखिए इन्होंने क्या अपने योगदान दिए हैं। यहाँ दिया है कि संस्कृत की ये महान विद्वान पंडिता रमाबाई थी, यानी संस्कृत की महान विद्वान थी, विद्वती महिला थी, और हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ये कहते हैं। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं को की दुर्दशा पे किताब भी लिखी। पंडिता रमाबाई इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों से जो अत्याचार झेलती थी जो विधवाएं, पुनर्विवाह उनका जो हुआ था, तो उनको ये उसमें पनाह दिया जाता था। और वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी कि उनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी क्या करें, चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए, जो रूढ़िवादी लोग थे। जब इन्होंने विधवा गृह खोली पंडिता रमाबाई ने, तो जो उसके विरोधी थे, इनका विरोध भी किए, आलोचना किए, और बहुत सारे हिंदू राष्ट्रविदों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं अब पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे कि हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी। यदि वो पश्चिमी सभ्यता अपनाएंगे तो पारिवारिक संसार भी नष्ट हो जाएंगे। और रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। वो भी नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़े लिखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाले, स्कूल व प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगे। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी व समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लेने लगे। यदि 20वीं शताब्दी के बारे में देखें तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का आविर्भाव होता है, और इन्होंने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का इन्होंने भी समर्थन किया। 20वीं शताब्दी के दौर में राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। और परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है, तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए, उनको भी इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। देखिए ये जो चित्र है, इसमें दिया है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। पहले बाल विवाह कर दिया जाता था, इसके विरुद्ध कानून कैसे बना। देखिए यहाँ दिया है कि महिला संगठनों के विकास और इन मुद्दों पे हो रहे लेखन की वजह से सुधारकों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे कि नहीं, ये सही नहीं है। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे, जिन्होंने इन सब सांसदों ने बाल विवाह पे पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। 1929 में इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इन कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती, और बाद में यह उम्र बढ़ा के और 21 वर्ष व 18 साल कर दी गई, यानी पुरुषों के 21 वर्ष वो महिला लड़के की उम्र 18 साल कर दी गई विवाह करने के लिए। आगे हम देखते हैं जाति और समाज सुधार। देखिए जाति और समाज सुधार के बारे में हमें अभी भी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया, उनमें से तो कई जातीय और गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की भी आलोचना की, और उन्होंने एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद भी किया। राजा राम मोहन राय ने प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, और जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया।
जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और अस्पृश जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों को उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रह बंधनों से निजात पा सके। इसलिए कई लोग ऐसे थे कि जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक जो थे वे आदिवासी समुदायों और जो निचली जातियां थी इनके बच्चों के लिए स्कूल खोले, जाति से लेकर, क्योंकि अछूतों को कहीं सार्वजनिक स्थान पे जाने के साथ साथ उनको पढ़ने लिखने के लिए भी वो विद्यालय में वो स्थान उनको नहीं मिलता था या नहीं उनका एडमिशन होता था, तो फिर बहुत सारे समाज सुधारक हैं उन्होंने, अधिकांश तो जो ईसाई प्रचारक थे उन्होंने आदिवासी समुदायों के लिए स्कूल खोले। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नया साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में भी निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर शहर जाने लगे। नए कारखाने खुले, नए उद्योग धंधे लगे, नगर पालिकाओं में भी नई नौकरियां निकल रही थी, तो लोग क्या करें गांवों से शहरों की तरफ क्या हुआ प्रवास करने लगे। ये जो चित्र दिया है एक कुली जहाज ये 19वीं शताब्दी का है, ये जहाज है। इसमें जॉन एलन नामक स्कूली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता है। उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे, उनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जाति के होते थे। ये जहाज के माध्यम से ये मॉरिशस जा रहे हैं लोग, भारतीय मजदूर जिनको कि यहाँ पे रोजगार यदि नहीं मिल पा रहे थे काम की तलाश में, और जहाँ पे वहाँ पे उनके बहुत सारे कड़े काम करने पड़ते थे। आगे हम यहाँ देखते हैं कि जो शहरों में जो नालियाँ बनाई जानी थी और सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, ये सारे कार्य शहरों में हो रहे थे, तो इससे उनको रोजगार के अवसर दिख रहे थे, तो लोग गांवों से शहरों की तरफ प्रवास कर रहे थे। शहरों को साफ किया जाना, इन सब के लिए वही निचली जाति के लोगों को मजदूर के रूप में रखा जाता था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों, इन सब की जरूरत भी पड़ी और इनको रोजगार का साधन भी वहाँ पे दिख रहे थे, तो लोग गाँव से शहरों की तरफ गए। यहाँ श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गाँवों और छोटे जो कस्बे से थे, गरीब शहरों की तरफ जाने लगे और जहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। आगे है कि शहर जाने वालों में बहुत सारे जो थे ये निम्न जातियों के ही लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर भी बागानों में काम करने के लिए भी कुछ लोग चले गए। कुछ नए स्थानों पे काम अक्सर बहुत कठोर होता था, परंतु गरीबों और निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे जो करते थे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था, यानी उनकी अपेक्षा इन सब जगहों पे काम करना इनको सही लगता था। आगे देखिए ये चित्र दिया है, इसमें ये जूते बनाया जा रहा है मदिया समुदाय के लोगों द्वारा। ये आंध्र प्रदेश के मदिया समुदाय का ये चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया है जूता कौन बना सकता था। तो पहले प्राचीन काल में जो कार्य भी थे वो जाति के अनुसार बटे हुए थे कि निम्न जातियों वाले लोग नीचे निम्न प्रकार के निम्नतम कार्य करते थे या उच्च जाति वाले लोग उच्च प्रकार के कार्य करते थे, तो इस तरह से ये भी कार्य भी बटा हुआ था। तो देखिए यहाँ दिया है कि जो चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, जो भी चमड़े का कार्य करते थे, क्योंकि वे जो मरे हुए पशु थे उनसे चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रह था, केवल निचली जाति वाले लोग ही ये कार्य कर सकते हैं। तो इस वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादातर कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ भी हुआ इस वजह से, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जूतों की मांग बढ़ी तो और उत्पादकता वो बढ़ा नहीं पाए क्योंकि पूर्वाग्रह थे जातियों को लेकर के, तो फिर उनको लाभ हुआ उस वजह से। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति है, मदिगा आंध्र प्रदेश की, और ये ही वहाँ पे देखें तो जूता या चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे, क्योंकि परंपरागत रूप से यही कार्य करते आ रहे थे, तो इसलिए यही ये सारे कार्य करते थे। पशुओं को सबों को साफ करते थे, उससे चमड़ा तैयार करना, फिर उससे जूते चप्पल बनाना, ये कार्य करते थे। इसके अलावा जूते बनाने के अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लोगों की जरूरत बढ़ गई, अछूत माने जाने वाले महार समुदाय स्थानीय लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर
के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। जो अम्बेडकर जी के पिता थे वो एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। ये जो दिया है कि ये चित्र है गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। यानी ये दुबला समुदाय है गुजरात का, ये बेचने के लिए बाजार में आम लेके जा रहा है। यहाँ देखिए दिया है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी जो स्कूल थे उसमें घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी, ताकि वे कमरे को दूषित न करें, यानी कमरे के अंदर न आए, बाहर ही वो क्या करें, बाहर ही बैठ करके जो पढ़ाया जाता था उसे सुन करके अध्ययन करते थे। कक्षा में तक जगह नहीं थी, जो निचली जाति या अछूत लोग थे उनको। समानता और न्याय की मांग। ये समानता और न्याय की मांग में जब 19वीं सदी का दौर आता है तो 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक जो गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ, कुछ लोग जो उच्च जाति के लोग थे उसमें से भी खिलाफ उठे। उनके विचार, उन्होंने कहा कि नहीं, इन जो अछूत जातियां हैं उनके खिलाफ या इतना अत्याचार सही नहीं है। उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग भी की और करते हुए उन्होंने आंदोलन शुरू किए। जो ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी कुछ लोग और कुछ गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से लोग आए समाज सुधारक के रूप में। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन शुरू हुआ। ये घासीदास ने किया था। जो सतनामी आंदोलन था मध्य भारत में घासीदास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम, ओरु दैवम मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ही ईश्वर है। कोई अलग अलग जातियां नहीं है मानवता की। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से ही थे, उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों, उनके तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाते थे। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का भी प्रयास किया, क्योंकि वह बस दूसरे की डांट मार सहते थे, इसलिए उन्होंने इस भावना को खत्म करने का भी कार्य किया। ये जो चित्र है ये ज्योतिराव फूले का। आइए इनके योगदान देखते हैं, इन्होंने क्या क्या अपने योगदान दिए हैं। इन्होंने गुलामगिरी को खत्म किया। निम्न जाति के ही नेता थे ज्योतिराव फूले। ये उनमें से प्रमुख नेताओं में से एक थे। इन्होंने 1827 में इनका जन्म हुआ था। जन्म में ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा इन्होंने पाई थी। इन्होंने ईसाई के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की थी और बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में जो अन्याय फैला हुआ था इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला की बोला। आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी में असली वारिसों, आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था, और अब जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच, निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों को उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अति शूद्र और छूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम भी चलाई। तो फूले ने इन्होंने गठित किया था सत्यशोधक समाज नामक इन्होंने संगठन बनाई। है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके समर्थन में बहुत सारी मुहिम चलाई। देखिए यहाँ दिया कि मैं यहाँ और तुम वहाँ। इसमें दिया है कि जो फूले थे ये उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे।
इन्होंने लिखा है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की तलवार और जिसने लोगों अब वे देशभक्त बने घूम रहे हैं। हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट हो नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता के उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी कि मैं कहाँ और मैं यहाँ और तुम वहाँ। आगे 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब भी लिखी। ज्योतिराव फूले ने, इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था और इसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक इस गुलामगिरी में जो अमेरिकी थे इनको समर्पित की, जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो ये गुलामगिरी यानी उन्हीं को पुस्तक इनकी समर्पित थी। इस तरह उन्होंने भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से इसमें जोड़ के दिखाया है। जैसा कि सुधार से पता चल रहा है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चल रहा था। यानी पश्चिम भारत में देखें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे। दक्षिण में रामास्वामी नायर, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चला रखे थे। देखिए 1927 में अम्बेडकर ने कहा था कि हम भी इंसान हैं। अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पे जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं और हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांत समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि ये साबित करने के लिए कि हम भी इंसान हैं, हम भी तालाबों पे जा सकते हैं। आगे दिया है कि मंदिरों में कौन जा सकता था। अम्बेडकर जो कि अभी एक निम्न जाति से के महार परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और जो पूर्वाग्रह थे क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पे बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलों से पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। वो स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। तो उन्होंने 1919 में फिर जब पुनः लौटते हैं उधर से, तो उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पे काफी कुछ लिखा। जो जाति व्यवस्था मौजूद तो पहले से थी, तो उन्होंने उच्च जातीय सत्ता पे अपना विचार लिखे। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पे बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 35 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। वो पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, इसलिए उन्होंने मंदिरों प्रवेश के लिए भी आंदोलन चलाए। ये जो चित्र है ये मदुरै मंदिर का है, थॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया। इसमें दिया है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले जो अछूत थे वे किस तरह से इनको कोई भी इन मंदिरों के आसपास भटकने नहीं दिया जाता था या मंदिर में प्रवेश तो नहीं करने दिया जाता था। उसके बाद आता है इसमें गैर ब्राह्मण आंदोलन। देखिए इसमें है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुए, इनका यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। यानी ये शिक्षा, धर्म, प्रभाव हासिल कर चुके थे, इसके प्रभाव में ही इन्होंने आंदोलन शुरू किए। इनका तर्क था कि ब्राह्मण जो उत्तर से आए और उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है, जिन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो देसी निवासी थे, देसी नस्लें थी, द्रविड़ नस्ल, इनको हरा के दक्षिणी भूभाग पे विजय हासिल की थी और उन्होंने सत्ता पे ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई.वी. रामास्वामी नायर, ये एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे और अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे।
और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन भी किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई नई दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग-अलग इंतजाम किया हुआ है, उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। वो दावत में शामिल नहीं हुए। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग-अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार के तब समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। उनका कहना था कि जो मूल तमिल हैं और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। जो सामाजिक धार्मिक नेता हैं, वो मानते हैं कि जो सामाजिक विभाजन है पहले ईश्वर प्रदत्त है, पहले से सब बटा हुआ है। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार ने हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक रहे हैं और खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता भागवत गीता रामायण के कटु आलोचक थे ये। इनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है और इन पुस्तकों के सहारे ही ये इस पे अपनी सत्ता स्थापित किए हुए हैं या फिर इनको नीचे समझते हैं खुद से। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए ये सारे संगठन बनाए और इन संगठनों के जरिए ही इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। ये जो संगठन थे इनका मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पे बहस और संघर्ष चलते रहे हैं और ये आज भी जारी हैं। तो वर्तमान समय में हम देखें तो जातियों के या वर्ग भेद जाति भेद को लेकर के संघर्ष वर्तमान समय में भी चल रहे हैं। आगे हम इसमें देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। देखिए ये चित्र जो है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। सबसे पहले जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई ये की गई थी 1830 में और यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी इसके अनुयायी जो थे उपनिषदों में विश्वास रखते थे और इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण जो ब्रह्म समाज था इसने विभिन्न धर्मों के आदर्श खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। फिर देखिए डेरोजियो एम यंग बंगाल। इसमें दिया है कि 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में ये अध्यापक थे। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया। इन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी अभियान चलाए कि लोगों को बोलने का अधिकार या फिर उन्हें अपने सोच को व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, या पुरुष हो या महिला। आगे है रामकृष्ण मिशन। देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। देखिए रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा गया था। ये जो मिशन है ये समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। है कि स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रभावशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया। ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे। इन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को भी पुनर्स्थापित किया, लेकिन
उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना ही नहीं था, अपने देशवासियों की निर्धनता, उनकी दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख भी हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो, जब वो उसके प्रति जागरूक हो तभी। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का भी आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि जो मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया कि युवाओं को एक होकर परिवर्तन लाना चाहिए। किसी भी जो पारंपरिक धर्म है, कुरीतियां हैं, जो बर्बरताएं हैं, ये युवा एकजुट होकर उसे खत्म कर सकते हैं। उसे उद्बोधन में वो वास्तव में कई नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए इस एक महान शक्ति का स्रोत भी बन गए स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज। देखिए, प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में स्थापित किया गया था और ये खासकर जाति बंधनों को खत्म करने के लिए, जो जाति बंधन थे इनको खत्म करने, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए ये प्रार्थना समाज स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पे लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म पर विचार विमर्श इन्होंने किया। उसके बाद आता है वेद समाज। तो वेद समाज देखिए, इसका गठन हुआ था मद्रास में। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे कि बस एक ईश्वर को ही ये मानते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की भी सख्त निंदा की वेद समाज ने। इसके बाद आता है अलीगढ़ आंदोलन। देखिए, ये आंदोलन चलता है किसके नेतृत्व में? सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। देखिए, इनका चित्र भी यहाँ दिया हुआ है, सर सैयद अहमद खां का। तो अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया और यहाँ जो मुसलमान थे उनको पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा भी दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। तो अलीगढ़ आंदोलन का रहा और इसके प्रमुख नेता जो सैयद अहमद खां थे, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो बाद में नींव पड़ता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। इसके बाद आता है सिंह सभा आंदोलन। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें मुख्यतः यह आंदोलन सिखों से जुड़ा हुआ है। इसमें है कि सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में इसमें सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई और बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जैसे कि गैर सिख समझती थी, इसे मुक्त कराने का प्रयास किया और उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी किया, जिसमें जो अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ उनको धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। यानी सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही दिया जाता था, आधुनिक ज्ञान भी, वैज्ञानिक तात्विकता के भी ज्ञान दिए जाते थे। उसके साथ साथ उनके जो सिख धर्म के सिद्धांत थे इनको भी पढ़ाया जाता था सिंह सभा आंदोलन में। ये देखिए, खालसा कॉलेज है अमृतसर का, जिसकी स्थापना 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा ही स्थापित किया गया था, खालसा कॉलेज अमृतसर का। तो ये सारे संगठन या फिर इस प्रकार के हमें आंदोलन देखने को मिलते हैं। अन्यत्र हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा काले गुलाम और गोरे बनाम मालिक। इसमें देखते हैं किस प्रकार से जो गोरे लोग थे कालों को समझते थे नौकर या फिर उनको गुलाम समझते थे और कैसे इनको दास बना करके इनसे कार्य करवाते थे। देखिए, इसमें है कि आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिराव फूले ने अपने पुस्तक गुलामगिरी में इन्होंने जो जातीय उत्पीड़न था वो अमेरिका में जो दास प्रथा प्रचलित थी, इन दोनों के बीच इन्होंने संबंध स्थापित करके इसमें अपने विचार लिखे हैं। क्या आप जानते हैं कि दासता की प्रथा क्या थी? 17वीं सदी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते, वहां के गोरे बागान मालिक जो थे उनको बेच देते थे और उन्हें कपास या अन्य जो बागान थे उसमें काम करवाते थे जबरन। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे ये और ज्यादातर गुलाम और बागानों में ये गुलाम पौ फटने से
लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पे इन्हें मालिक सजा भी देते थे। कोड़ों से इन्हें मारे पीटे जाते थे और तरह-तरह की यातनाएं भी दी जाती थी इन गुलामों को। श्वेत और अश्वेत देखें तो सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से दास प्रथा का विरोध किया और इसी क्रम में उन्होंने 1776 में अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान भी किया, अमेरिकी वासियों अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा की समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग के दिए गए अपने अत्यंत प्रबल भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश न हो। यानी ये मानते थे लोकतंत्र में कि जो जनता है जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार जो जनता के द्वारा चुन के जाएगी और जनता के लिए वो कार्य करेगी। तो इसलिए इन्होंने सबको आह्वान किया कि वो इसके प्रति खड़े हों ताकि लोकतंत्र का नाश न हो। यहाँ पे ये देखिए ये चित्र दिया हुआ है गुलामों की बिक्री, किस तरह गुलाम खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ये दक्षिणी कैरोलिना का अमेरिका 1856 का ये चित्र है। यहाँ संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। यानी अफ्रीका से गुलाम लाए जाते थे, काले लोगों को वहां से लाया जाता था और यहाँ पे उनको दास के रूप में बेच दिया जाता था। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।